हेलो दोस्तों, शॉर्ट प्राइम में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है इंटरस्टेलर, जिसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने। इसमें साइंस की थ्योरीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्पीड ऑफ टाइम, वार्म होल, ब्लैक होल, ग्रेविटी आदि। इसमें स्ट्रिंग थ्योरी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें समझाया जाता है कि एक डायमेंशन में रहने वाला जीव ग्रेविटी के जरिए दूसरे डायमेंशन में रहने वाले जीव को मैसेज भेज सकता है। इसमें लीड रोल में है कूपर, जो कि अब एक किसान है। पहले वे नासा में एक पायलट था। ये उस समय की बात है जब लगभग चीज़ें उगना बंद हो चुकी हैं, इसलिए लोगों को अब किसान की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भुखमरी से मर रही है। कूपर के 2 बच्चे होते हैं, बेटी माँ और बेटा टॉम। बेटी माँ के साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है। माँ के कमरे में रखी अलमारी के ऊपर से बुक बार बार गिर जाता है, और चूंकि माँ को साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण कुछ साइंटिफिक रीजन ढूंढने की कोशिश करती है, और यह बात माँ अपने फादर को भी कई बार बता चुकी है। टॉम को भी ये बातें हैरान करती हैं। एक दिन धूल भरे बहुत तेज़ तूफान आती है, क्योंकि अब ऐसे तूफान आना बहुत आम हो चुका है और सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। माँ भी अपने कमरे में आ जाती है। तब देखती है कि फर्श पर धूल की कुछ लाइनें बनी हैं। अब कूपर भी उस रूम में आता है और देखकर समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये लाइनिंग और बुक का अपने आप गिरना हो कैसे रहा है। और पूरा रात एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझ जाता है कि एक्चुअली ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है, और धूल से बनी लकीरों से यह पता लगाता है कि यह कोई मैसेज है जो बाइनरी फॉर्म में भेजा गया है। चलिए बाइनरी कोड के बारे में जानते हैं। बाइनरी कोड एक ऐसा भाषा है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस में मैसेज के लिए यूज किया जाता है। ऊपर ये पता लगा लेता है कि धूल से बने मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है, और वह और उसकी बेटी एम उस जगह की ओर निकल देते हैं। और वहाँ पहुँचते ही यह दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यह जगह बहुत सेंसिटिव है और यहाँ कोई नहीं जानता। और वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एमिली है, जो कि एक साइंटिस्ट है। और अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि उनको एक रूम में ले आया जाता है जहाँ 2 से 3 लोग बैठे होते हैं। वहाँ एक प्रोफेसर भी बैठे होते हैं जो कि कूपर को पहले से जानते हैं, क्योंकि पहले से इनके साथ नासा में काम कर चुके हैं। और अब ये दिखाया जाता है कि ये लोग कूपर से पूछ रहे हैं कि ये खुफिया जगह तुम्हें किसने बताया, क्योंकि दुनिया की नज़र में नासा बंद हो चुकी है। अब ऐसा कोई भी साइंस प्रोजेक्ट पर काम नहीं होता है जहाँ ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे हो, क्योंकि यह टाइम भुखमरी का है और लोगों को यह पसंद नहीं है कि उनके पैसे से अब किसी साइंस प्रोजेक्ट पे काम हो, क्योंकि अब खाने को पैसे नहीं है। प्रोफेसर बेन कूपर को ये बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में अभी जो भी फसल उग रहा है वो भी उगना बंद हो जाएंगे, और ऑक्सीजन भी धरती पे कम हो जाएगा। यह सुनकर कूपर परेशान हो जाते हैं, और फिर प्रोफेसर कहते हैं कि हमें धरती को छोड़कर जाना होगा। अगले सीन में प्रोफेसर बेन कूपर को यह बताते हैं कि स्पेस में नासा का एंडोरेंस नाम का एक स्पेसशिप है, और हमारे पास जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उससे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और इसके बाद प्रोफेसर वार्म होल के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत समय पहले सैटर्न ग्रह के नज़दीक खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलरी पे बहुत ही कम समय पर पहुँच सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है कि वार्म होल होता क्या है, उन्हें बता दूं कि यह एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा सा पहाड़ है और आपको एक छोर से दूसरी ओर क्रॉस करना है, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी समय लग जाए, लेकिन अगर सुरंग से जाया जाए तो यह समय बहुत कम लगेगा। और कहा जाता है कि वार्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है। प्रोफेसर बेन कूपर को बताते हैं कि वो 13 एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेज चुके हैं, जिनका काम है मनुष्यों के रहने लायक जगह ढूंढना, और जैसे ही उनको ऐसा जगह मिलेगा उनके साथ जो रोबोट है उन्हें ऑन कर देंगे और हमें इधर सिग्नल मिल जाएगा। और बताते हैं कि 3 ग्रहों से इंडिकेशन मिल चुकी है, और अब 3 अलग अलग टीम बनाई जा रही है। अब प्रोफेसर बेन कूपर को अपना प्लान बता रहे हैं कि कैसे उनके पास 2 और प्लान हैं। प्लान नंबर 1 कि जैसे ही तीनों में से कोई ग्रह इंसान के रहने लायक होगी, जो बड़ा सा स्पेस यान इनके पास है, उसके ज़रिए इंसान को दूसरे ग्रह पे भेज दिया जाएगा। प्लान नंबर 2 ये बताते हैं कि अगर प्लान नंबर 1 सक्सेस नहीं होता है तो हम 5000 इंसानों का डीएनए ले जाएंगे। जब तक नया ग्रह खोजा नहीं जाता, तब तक इन डीएनए से इंसान को पैदा किया जा सकेगा, और इस तरह इंसानी प्रजाति खत्म होने से रोका जा सकेगा। और प्रोफेसर बेन कूपर से कहते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में यह दुनिया खत्म हो जाएगी और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब कूपर मान जाता है, क्योंकि बात यहाँ इंसानी प्रजाति को बचाना है। लेकिन कूपर की बेटी को यह नहीं पसंद कि उसके पापा कहीं उसे छोड़कर जाए। कूपर उसे समझाता है और उसे एक घड़ी का जोड़ा देता है, जिसको कूपर खुद पहनता है और उसको एक रखने को देता है,
क्योंकि वह जानता है कि टाइम की स्पीड पृथ्वी पर ज़्यादा होगी। इसलिए वह कहता है कि हो सकता है मैं जब लौट कर आऊँ तो तुम मेरी एज की हो और मैं जवां ही रहूँ। अब अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि वो लोग स्पेसशिप पे बैठकर निकलते हैं और वार्म होल, जिसका नाम गारगेंडा होता है, जिसके ज़रिए वो तीनों ग्रहों पर पहुंच सकते हैं जहां से सिग्नल आए थे। और उनकी टीम डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले मिलर प्लैनेट पे जाएंगे क्योंकि वो सबसे नज़दीक होता है। और साथ में यह भी पता लगता है कि यह वार्म होल के सबसे नज़दीक है, जिससे यहाँ बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के लिए बराबर है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। जब वो लोग उस प्लैनेट पे घूम रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी ऊंची लहर उसके तरफ आ रही है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण यह आम बात हो चुका था। कूपर और उसकी टीम भागते हुए स्पेसशिप की तरफ आते हैं। इतने में लहर उनके तक पहुंच जाती है और ये जैसे तैसे करते स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनका एक साथी बाहर ही छूट जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्पेसशिप में काफ़ी पानी भर चुका है, जिनको निकालने में लगभग 3 घंटा लग जाता है। और जब वो अपने स्पेस जेट से मेन यान यानी एंडोरेंस में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी जो उनका इंतज़ार कर रहा था अब वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि वहाँ बिताए 3 घंटे लगभग 23 साल के बराबर होते हैं। अब अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि अब वो वहाँ से निकलकर दूसरे एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम मैन होता है, उसके प्लैनेट पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सो रहा होता है। उसको उठाने के बाद वो कहता है कि यह प्लैनेट इंसान के रहने लायक है। और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि यह प्लैनेट पर कभी इंसानी जीवन नहीं रह सकती। दरअसल मैन पृथ्वी पर लोगों को गलत मैसेज भेजता था ताकि ये यहाँ से निकल जाए। यह झूठ जब कूपर को समझ में आती है तो उसे गुस्सा आता है और दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। अब ये दिखाया गया है अगले सीन में कि पृथ्वी से मैसेज आया है जिसमें प्रोफेसर बेन अब बूढ़ा हो चुके हैं और वे मरने के कागार पे हैं। और कूपर की बेटी माँ को अब कह रहे हैं कि प्लान ए, जिसमें मनुष्य को रहने लायक ग्रह ढूंढना था, वो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए ब्लैक होल का डेटा चाहिए होगा जो लगभग नामुमकिन है, और इसलिए पृथ्वी का खत्म होना अब तय है। दरअसल यह बात प्रोफेसर को पहले से पता होता है, इसलिए इंसानी प्रजाति को बचाए रखने के लिए 5000 मनुष्यों का भ्रूण ले जाया गया था। भ्रूण मतलब इंसान का डीएनए, और इस डीएनए के जरिए इंसान को पैदा किया जा सकता है और इंसान को बचाया जा सकता है। और यहाँ प्रोफेसर बेन की मृत्यु हो जाती है। और तब आगे दिखाया जाता है कि कूपर अब पृथ्वी पर जाने का फैसला करता है और ब्लैक होल के अपने रोबोट को छोड़ने का सोचता है ताकि ब्लैक होल का डेटा मिल सके और पृथ्वी को बचाया जा सके। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ब्लैक होल के नज़दीक जाने पर अपने रोबोट को छोड़ देता है, लेकिन उससे संपर्क टूट जाता है। तभी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण उसे बाहर निकलने का संकेत आता है। कूपर को बाहर निकलते ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बड़ा सा धमाका होता है और अब यह दिखाया जाता है कि कूपर ब्लैक होल में ना जाकर 5th डायमेंशन के लोगों द्वारा बनाए गए टैफरिक में पहुंच जाता है। और यह टैफरिक इतना एडवांस है कि इसमें समय से आगे और पीछे दोनों देखा जा सकता है। और यहाँ इसका संपर्क अपने रोबोट के साथ भी हो जाता है, जिससे पहले टूट गया था, जो यह बताता है कि उसे ब्लैक होल का पूरा डेटा मिल गया है। अब कूपर पूरा डेटा अपनी बेटी माँ, जो अभी नासा में साइंटिस्ट है, उसे उसकी घड़ी में ट्रांसफ़र कर देता है मोर्स कोड के जरिए। मोर्स कोड मैसेज भेजने का एक ऐसा तरीका है जिसे आप लाइट से या ऑन ऑफ टूल से भेज सकते हैं। और चूँकि अब माँ अब साइंटिस्ट है, तो जैसे ही घड़ी को ऐसे एक्ट करते देखती है तो वह समझ जाती है कि उसके पिता ही उसको मैसेज भेज रहे हैं, और यह उस मैसेज को डिकोड कर लेती है। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि कूपर पृथ्वी पर आ चुका है। दरअसल 5th डायमेंशन के लोगों ने कूपर और उसके रोबोट को छोड़ देते हैं। वो चाहते हैं कि पृथ्वी खत्म ना हो। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि कूपर की बेटी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, जो कि अब हॉस्पिटल में मरने के कागार पे है, और कूपर का एज सिर्फ 3 साल ही बढ़ा होता है। वही लास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि तीसरा ग्रह इंसान के रहने लायक है, जहाँ एमिली गई थी। टेलर की समरी यही समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।